न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। जिहादी का मतलब है कुछ हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना। विनायक पाटिल और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक संपन्न। उनके साथ संतोषजनक कारकों पर चर्चा की गई। नीतिगत फैसले लेने के लिए अधिकारियों और किसानों की कमेटी बनेगी। किसानों की समस्याएं जानी। 2 दिन में कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। चक्रवाती तूफान आने की संभावना है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा खतरा न होते हुए भी मुख्यमंत्री ने उपाय करने के आदेश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में नुकसान को लेकर फैसला लिया जाएगा। मांगों को लेकर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। समिति उत्पादन की लागत कम करने और अधिक खर्च से बचने के लिए काम करेगी। 1 महीने में होगा फैसला। किसानों पर फैसला नहीं हुआ तो फिर करेंगे आंदोलन। मेरा नाम विनायक पाटिल नहीं बल्कि किसान जिहादी है। जिहाद का मतलब अंत तक लढना है। मला जिहादी जिहादी तुम्ही माझ्या पत्रावर वाचा, विनायकराव पाटील किसान जिहादी। जिहाद म्हणजे काय? एखादी गोष्ट पूर्ण करून घेण्यासाठी प्राणपणाला लावून लढणे, त्याला जिहाद म्हणतात। जिहाद म्हणजे मारणे किंवा मरणे नव्हे। जिहाद म्हणजे प्राणपणाला लावून लढणे, आणि ती लढाई आम्ही चालू ठेवलेली आहे। सरकारबद्दल पहिली यशस्वी झालेली आहे आमची लढाई थोडीशी, की जे सरकारात चर्चा करायला तयार झालं। 1 महिन्यात ह्याच्यावरती आम्ही पर्याय करतोय, आणि मग तुमच्या पुढे आम्ही येऊ की मग सरकारनं हे केलंय। म्हणून तुम्हाला सांगू, शेतकरी जगला तरच देश जगेल। शेतकरी जगला, जर नाही जगला शेतकरी तर माकडं, उंदर, कावळे, वानेर, हरण, मोर एकही जगणार नाही हो, जे आमच्या ह्याच्यावर जगतात। आणि म्हणून त्या हिशोबानं सगळ्यातर्फे विनंती करायची आहे महाराष्ट्रातील मित्रांनो, आत्महत्या करू नका। काय बैठकीत निर्णय झाले? नाही, विनायकरावजी पाटील साहेबासहित अनेक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी आले होते। सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांना संपूर्ण वेळ दिला, त्यांच्या पुऱ्या शेतकऱ्याच्या भावना जाणून घेतल्या आणि त्याच्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या। आणि आत्तापर्यंत जे निर्णय घेतले त्याच्यामुळं त्यांचा समाधानी ते झाले, आणि हे मिळाल्यानंतर पण ज्या शेतकऱ्याच्या अडचणी आहेत त्या निश्चित दूर करण्याच्या बद्दल धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांची एक कमिटी नेमली जाईल। त्या कमिटीमध्ये शेतकरी बांधवही असतील, आणि विशेषतः याच्यामध्ये अंतिम निर्णय घेताना शेतकऱ्याच्या भावना जाणून पुढच्या वेळेस 100 दिवसाची एक गोयल साहेबाची एक कमिटी आम्ही स्थापन करणार आहे। ते माजी सचिव आहेत। त्याच पद्धतीने देशमुख साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली एक 45 दिवसात एक 100 दिवसामध्ये रिपोर्ट करत शेतकरी बांधवाच्या आत्महत्या होणार नाही याच्यासाठी पर्याय योजना काय करावे लागेल, त्याच्यासाठी शेतकरी समाधानी कसं होईल, अशा अनेक प्रकारचे निर्णय आजच्या मीटिंगमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिला, आणि त्याची तुलनात्मक विचार करून पुढच्या वेळेस आता तो निर्णय होईल। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। एनसीपी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी नहीं है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शरद पवार के पास बहुत से लोगों का अनुभव है, इसलिए वह कुछ भी बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को एक टीम के रूप में रखने के लिए उन्हें जो प्रयास करना पड़ता है, जो उसे देखने के बाद उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें अन्य पार्टियों के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। एनसीपी द्वारा फडणवीस को कांस्टेबल बताकर बीजेपी को आलोचना करने की बात पर फडणवीस ने आलोचना की, और मुझे नहीं पता किसने मुझे क्या कहा, लेकिन उन्होंने 2014 में 29 तारीख को इस तरह का सपना देखा था, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीपी एक पार्टी है, महाराष्ट्र नहीं है। एक पार्टी बिल्कुल। अजित पवार के बारे में अंबेडकर ने जो कहा, इस पर मैं बयान क्यों दूं? अजित पवार को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई धोखा नहीं दे सकता। फडणवीस ने रिएक्शन दिया है कि संभाजीनगर में अगर किसी उद्यमी को रंगदारी के लिए परेशान किया गया तो उसे हमेशा के लिए बसा दिया जाएगा। शरद पवारांना खूप लोकांचा अनुभव आहे, त्याच्यामुळे शरद पवार काही बोलू शकतात। पण मला असं वाटतं की या ठिकाणी आत्ता त्यांचा पक्ष एकसंघ ठेवण्याकरता त्यांना जी कसरत करावी लागते आहे, ही कसरत पाहिल्यानंतरच इतर पक्षांबद्दल त्यांनी बोलावं की नाही बोलावं याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे। अजित पवारांबद्दल आंबेडकर काय बोलले
याच्या संदर्भात मी कशाला त्याच्यावर वक्तव्य करू? त्याचं उत्तर आम्ही अजित पवारांनी द्यावं. भारतीय जनता पक्षाची कोणी फसवणूक वगैरे करू शकत नाही. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। बीजेपी के सिर पर वार करेंगे बजरंग बली, संजय राउत। कर्नाटक चुनाव टर्निंग पॉइंट चुनाव है। बीजेपी के पास एक ही राज्य कर्नाटक था, अब नहीं रहेगा। बीजेपी ने बजरंग बली को चुनाव में उतारा। हनुमान चालीसा आदि कोई भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिए बजरंग बली गदा से अपने सिर पर चोट करने वाले हैं। 13 तारीख को मिलते हैं। मणिपुर और पाकिस्तान में आग लग गई है। मणिपुर में आग लग गई और आप प्रधानमंत्री के तौर पर कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। शिवसेना के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले बेलगाम सीमा क्षेत्र में महाराष्ट्र एकता समिति को हराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र एकता समिति की हार के लिए भेजा गया पैसा। हम उनकी बुद्धि की निंदा करते हैं। कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका या 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालाला कलाटणी देणाऱ्या निवडणुका. कर्नाटक हे महत्वाचं राज्य आहे दक्षिणेतलं, आणि दक्षिणेतलं एकमेव राज्य जे भारतीय जनता पक्षाकडे होतं किंवा आहे ते राहणार नाही. प्रधानमंत्री मोदी, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापासून संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ, देशभरातल्या राज्यातले भाजपचे नेते, मुख्यमंत्री यांनी नेहमीप्रमाणे कर्नाटकात ठाण मांडलं. पैशाचा महापूर उसळला, यंत्रणा वापरली, अगदी बजरंग बलीला निवडणुकीमध्ये उतरवलं, हनुमान चालीसा वगैरे वगैरे वगैरे. पण मी तुम्हाला सांगतो, यांना कोणताही देव पावणार नाही आणि बजरंग बलीच त्यांच्या डोक्यात गदा मारणार आहे पराभव. बजरंग बली वो गदा से मारेगा. अब देखो 13 तारीख को क्या होता है. 13 तारीखला बघा तुम्ही, ही बजरंग बली, हनुमान चालीसा, हनुमान, ते हनुमानाची गदा यांच्या डोक्यात पडणार आहे. तिकडे मणिपूरला काय चाललंय, काश्मीरमध्ये पूंछला 5 सैनिक मारले गेले, सीमेवरती अक्षरशः आग लागली आहे पाकिस्तानला, आणि आमचे प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री हे कर्नाटकच्या प्रचारामध्ये बिझी राहतात. मणिपूर पेटलाय, तुमच्या हातात नाही मणिपूर, हातातून गेलाय मणिपूर तुमच्या, अशा परिस्थितीमध्ये. आणि तुम्ही निवडणूक प्रचारामध्ये प्रधानमंत्री म्हणून तुम्ही रोड शो करताय, बऱ्याच गोष्टी करताय, गृहमंत्री. पण कर्नाटकमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव होताना दिसतो. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।